हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनिता क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज से हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस पर नीट 2021 के लिए सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी, वीडियो दिया जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ इन वीडियोज़ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी एडेड होंगी। मीन्स आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा। प्लस जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। सारी चीज़ आपको हम एक साथ ही करा देंगे। वीडियो के साथ साथ हर चैप्टर के कंप्लीट होने पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जैसे कि नीट 30 ईयर का, मतलब पिछले 30-32 सालों में नीट का जो एग्ज़ाम है, नीट 30 ईयर में जितने नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लस इसके सिवाय आपको ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे डॉक्टर अली से करा देंगे आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप से करा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो के साथ साथ अब यहाँ पर रेगुलर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी। आपको रोज़ प्रतिदिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया जाएगा हर चैप्टर के बाद, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाता है। वैसे भी इस एग्ज़ाम में अगर हम बायो की बात करें तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आप 90% क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे एकदम सॉलिड, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसलिए हम एनसीईआरटी की एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको समझाएंगे इन्हीं वीडियोज़ में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे जो हायर इंस्टीट्यूट्स, महंगी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो उन्हें हम फ्री में नोट्स, क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन, डाउट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, ताकि हम इस मिशन को आगे ले जाएँ और आपको सफलता दिलाने में आपका सहयोग कर सकें। तो दोस्तों, हमारे साथ आइए, जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम चैप्टर द लिविंग वर्ड के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 11 का, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में, इस जीवित संसार में क्या विविधताएँ हैं, वही है हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म तक क्लासिफिकेशन हुई, कैसे उनके बारे में सारे लक्षण सब कुछ बताएंगे। तो चैप्टर है द लिविंग वर्ड और हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अगर आपने साथ में एनसीईआरटी की बुक नहीं रखी है तो प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक को साथ रखिए। How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. कितना आश्चर्यजनक है यह जीवित संसार। जीवित प्राणियों का जो एक विशाल क्षेत्र है वह क्या है, आश्चर्यजनक है। जैसे कि जो जीवित प्राणी हैं वे असमान हैबिटाट्स, ठीक है, असाधारण आवासों में भी जिंदा रहते हैं। जैसे कि ठंडे पहाड़ हो गए, बर्फ़ के पहाड़, पर्णपाती वन, महासागर, ताज़े पानी की झीलें, मरुस्थल, गर्म झरने, हर जगह पे जीवित प्राणी पाए जाते हैं। मतलब ऐसी हो सकती है कि इन सभी जगहों में, बहुत सारे जगहों पे हम जीवित ना रह सकें या कोई दूसरा प्राणी जीवित रह सके, लेकिन कोई न कोई जीवित प्राणी ऐसा है जो कि वहाँ पर जीवित रहेगा। तो इस सब से हम क्या हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचता। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। जब आप दौड़ते घोड़ों को देखते हैं उसकी सुंदरता जो होती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स की जो सुंदरता होती है, फूलों की वादियों की जो सुंदरता होती है, या जब एक शार्क किसी के ऊपर हमला करती है तो उससे जो भय उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक वाला होता है, बहुत ही आश्चर्य आपको एहसास देता है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी आर इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। जब आप
एक जनसंख्या के अंदर लोगों के बीच में जो समन्वय होता है, जो संबंध होता है, उसे देखते हैं, या एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में जो समन्वय होता है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम एक कोशिका के अंदर बात करें तो जैसे हम कोशिका के अंदर देखते हैं कि ढेर सारे केमिकल्स उनमें हमेशा जा रहे हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं, लगातार उनमें रासायनिक अभिक्रियाएँ चल रही हैं, कुछ नया बन रहा है तो कुछ टूट रहा है। ये सब देख करके हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ये जीवन क्या है भाई। इतनी सारी विभिन्नता, इतना ज़्यादा आश्चर्य जो जीवन में देखने को मिलता है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इस प्रश्न में ही दो प्रश्न क्या है, निहित है। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज। पहला सवाल उठता है कि जीवित क्या है, जो कि नॉन लिविंग मृत से अलग है। या दूसरा सवाल यह है जो कि दार्शनिकों वाला सवाल है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं तो हर इंसान का अपना अपना उद्देश्य होता है। किसी का है पढ़ना, किसी का खेलना, किसी को अपने परिवार की इज्जत बढ़ाना, सम्मान हासिल करना, पैसे कमाना। तो हर इंसान की जीवन का मकसद अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करने वाले हैं। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। साइंटिस्ट या स्टूडेंट होने के नाते, टीचर होने के नाते हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के आंसर के बारे में नहीं परेशान होंगे, नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पर केवल बात करेंगे जीवित क्या है, व्हाट इज लिविंग। What is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. Both reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. जब भी हम किसी जीवित प्राणी के बारे को परिभाषित करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो हम क्या जो जीवित प्राणी हैं उनके अलग लक्षण को देखते हैं। जो उनमें अलग अलग लक्षण हैं हम उन पे ध्यान देते हैं। जैसे क्या है, वृद्धि है, रिप्रोडक्शन प्रजनन है, जनन है, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की जो क्षमता है, ये सभी जब भी हम जीवित प्राणी के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में तुरंत ये सब बातें आ जाती हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स। कोई भी व्यक्ति कुछ और लक्षणों को जोड़ सकता है। जैसे कि क्या है, मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। बाकी दूसरे लक्षण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में हर समय होने वाले ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके सम को, उनके योग को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अपने जैसी प्रतिक्रिया बनाने की जो क्षमता है वो भी जीवित प्राणियों का लक्षण है। खुद को व्यवस्थित करना, एक अपने आसपास चीज़ों को महसूस करना, ठीक है, अपने अंदर विकास करना, उद्भव करना, ये सभी क्या है? जीवित प्राणियों के लक्षण है। ये सभी आपको जीवित प्राणियों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। मृत में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। चलिए हम बारी बारी से इन सभी के बारे में देखें। All living organisms grow, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. सभी जीवित प्राणियों में वृद्धि होती है। वृद्धि के दो लक्षण होते हैं। पहला मास में, भार में वृद्धि होना, इंक्रीज इन मास, भार में वृद्धि होना, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, प्राणियों की संख्या में वृद्धि होना। मतलब अगर किसी का भार बढ़ेगा तो भी आप कहेंगे कि क्या है? ग्रोथ हो रहा है। या उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो भी क्या कहेंगे? ग्रोथ हो रहा है। A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. जो बहुकोषीय प्राणी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोषीय प्राणी, उनमें जो वृद्धि होती है वह सेल डिवीजन के द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। इन प्लांट्स, पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है वह सेल डिवीजन के द्वारा होती है और पूरे जीवन काल होती है। पूरे जीवन काल लगातार वृद्धि होती है। हाँ, उनमें जो वृद्धि होती है वह लोकलाइज होती है, कुछ निश्चित जगहों पर ही वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे कि पौधे का जो आगे वाला सिरा होता है, ठीक है, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जिसमें होल लाइफ क्या होती है? सेल डिवीजन होती रहती है। वृद्धि इस वजह से पौधों में लगातार होती रहती है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ है वह एक निश्चित एज तक ही होता है और जो सेल डिवीजन होता है कुछ निश्चित ऊतकों में होता है ताकि पुरानी कोशिकाओं को बदला जा सके, उनकी जगह पर नई कोशिका जगह
ले सकें। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वह पूरी लाइफ होती है, ठीक है, और अनलोकलाइज्ड होती है, ठीक है, वो लोकलाइज्ड होती है, केवल कुछ जगहों पे होती है। जबकि एनिमल्स में जो वृद्धि होती है वह पूरे लाइफ नहीं होती है, लेकिन अनलोकलाइज्ड होती है, मतलब उनके हर पार्ट में वृद्धि होती है। जैसे कि हम जब हमारी ग्रोथ होती है तो ऐसा तो नहीं कि हाथ बढ़ जाते हैं, पैर नहीं बढ़ते, कान बढ़ जाता है, नाक नहीं बढ़ता, नहीं, सारे ऑर्गन समय के साथ बराबर वृद्धि करते हैं। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। एक कोष की प्राणियों में जो वृद्धि होती है वह कोशिका विभाजन द्वारा होती है, सेल डिवीजन के द्वारा होती है। कोई भी आसानी से विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप के नीचे संख्या में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि होता है, उसे आप देख सकते हो। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हायर उच्च पादप और जीवों में, बड़े प्लांट और एनिमल्स में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। वृद्धि अलग है और प्रजनन अलग है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि मास में भी वृद्धि क्या है, ग्रोथ का ही एक लक्षण है, हम उसको भी जीवित प्राणी का ग्रोथ मानते हैं। तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स को, मृत चीज़ों को देखें तो वहाँ भी अगर मास को देखेंगे, मास के हिसाब से उनमें भी वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीज इन मास क्या है, उनमें भी ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है। तो चलिए देखते हैं। माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। पहाड़ जो हैं, पत्थर हैं, बालू के टीले हैं, बर्फ़ की पहाड़ हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। अगर हम मास को वृद्धि मानते हैं तो, भार को बढ़ना हम वृद्धि मानते हैं, तो उनमें भी, उनका भी भार बढ़ता है। लेकिन इनका जो ग्रोथ है, हाउ एवर दिस काउंट ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। लेकिन इनका जो ग्रोथ है वह इनकी सतह पर चीज़ों के जमने से, मटेरियल पदार्थ के जमने से होता है, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकिंग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित प्राणियों में जो ग्रोथ होता है वह अंदर की तरफ से होता है, जबकि मृत वस्तुओं में बाहर से चीज़ों के जमने के कारण ग्रोथ होता है। इसलिए हम ग्रोथ को किसी भी प्राणी का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, विशेष लक्षण नहीं कर सकते। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। आपको, हाँ, हर जीवित प्राणी के अंदर परिस्थितियों को बताना पड़ेगा कि एक कोशिका में किस तरीके से होता है, वह कोशिका में किस तरीके से वृद्धि होती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो ये लक्षण है वृद्धि, वह केवल जीवित प्राणियों का है, उन्हीं का लक्षण है, मृत का लक्षण नहीं है। अ डेड ऑर्गेनिज्म कैन डज नॉट ग्रो। मरा हुआ वस्तु वृद्धि नहीं करता है। अब अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्रोथ की तरह यह भी जीवित प्राणियों का एक लक्षण है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बहुकोशिकीय प्राणियों में, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ऐसे बच्चे को जन्म देना या ऐसे नए प्राणी को जन्म देना जिसमें ढेर सारे लक्षण अपने माँ बाप से मिलते जुलते हों, थोड़ा कम या ज़्यादा, बट ज़्यादातर लक्षण उनके अपने माँ बाप से मिलते रहेंगे। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सीधे तौर पे या इनडायरेक्ट वे में हम बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं। लक्षण किसका होता है? लैंगिक जनन का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की। जबकि जो मेल पेरेंट है वह मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट या ओवम प्रोड्यूस करता है और उनका फर्टिलाइजेशन भी होता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, बहुत सारे प्राणी एसेक्सुअल तरीके से भी प्रजनन करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो कवक होते हैं, फंगाई होते हैं, वे आसानी से ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसानी से फैल जाते हैं क्योंकि उनमें लाखों की संख्या में एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। वे एसेक्सुअल स्पोर्स लाखों की संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अलैंगिक बीजाणुओं को जन्म देते हैं वे। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। कुछ निचले जो प्राणी हैं जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा है तो हम उनमें बडिंग देखते हैं, बडिंग को मुकुलन कहा जाता है।
इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स बी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन. इट मीन्स अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं, फ्लैटवर्म की बात करते हैं, तो हम देखते हैं उनमें वास्तविक पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन होता है. एक जो प्राणी है वह टूट जाता है, ठीक है, और जो उसका टूटा हुआ टुकड़ा होता है वह नए प्राणी के रूप में विकास कर जाता है. चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से रीजनरेशन होता है. मान लीजिए कोई प्राणी हो गया, यहाँ से हमने प्राणी को दो पार्ट में कट कर दिया. होगा क्या, जो इधर वाला टुकड़ा था वह बाकी जो उसका बचा हुआ टुकड़ा था जो उसमें से नहीं था अब उसको ग्रो करेगा, जबकि जो इधर वाला टुकड़ा था और बाकी बचे हुए टुकड़ों को ग्रो कर लेगा, उसमें बाकी बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा. मतलब टुकड़े जो होंगे वे नए प्राणी के रूप में विकास कर जाएंगे. उनमें जो चीज़ नहीं होगी उसका वे फिर से जन्म करा लेंगे, दोबारा पैदा कर लेंगे. या फिर अब हम आपको समझाते हैं कि बडिंग क्या होता है. बडिंग में होता ये है कि इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म होता है, उस पर छोटा सा एक बड निकलता है बाहर. ये छोटा सा बड क्या है, कुछ टाइम के बाद इस प्राणी से अलग हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में विकास कर जाता है. ये होता है बडिंग. बडिंग ईस्ट में हो और हाइड्रा में होता है. बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में होता है, आपको याद होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. जो कवक होते हैं, फिलामेंटस तंतुमय जो शैवाल होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, या मॉसेस का जो प्रोटोनेमा होता है, सभी बहुत ही आसानी से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जनन कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. It means increase in number of cells. तो जब हम एक कोष के प्राणियों की बात करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोष के प्राणी, जैसे बैक्टीरिया है, एक कोष की एल्गी है, अमीबा है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वह ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है. चाहे वे सेल डिवीजन के द्वारा अपना ग्रोथ कर लें, 1 से 2 बन जाएं, या फिर सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन कर लें तो भी 2 बन जाएंगे. तो यहाँ पे कोशिका की संख्या की बढ़ना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और ग्रोथ, तो दोनों का मतलब सेम होता है. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and production. हमने बहुत ही पहले आपको बता दिया है कि यहाँ पे हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो इंक्रीज इन सेल नंबर करते हैं, ठीक है. हमारा कहने का मतलब है कोशिका की संख्या बढ़ जाना या कोशिका का भार बढ़ जाना. इसलिए हम ध्यान देते हैं कि जो एक कोष के प्राणी हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन शब्दों का कोई अलग अलग मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, एक ही बात होती है एक कोष के प्राणियों के अंदर. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस. बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं जिनमें जनन नहीं होता, जैसे कि म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं. इनमें जनन नहीं होता, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते. भाई जो इनफर्टाइल हैं उनके स्पर्म में कोई दिक्कत होती है या ओवम में कोई दिक्कत होती है, इसलिए वे ऐसे लोग माँ बाप नहीं बन पाते. म्यूल्स में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है. म्यूल्स बनते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ. जो म्यूल होते हैं वे फीमेल डंकी और मेल हॉर्स के क्रॉस से बनते हैं. मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के क्रॉस से म्यूल्स बनते हैं. जबकि जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन की कोई कैपेसिटी नहीं होती है. उनका काम क्या होता है, नेक्टर कलेक्ट करके पहुंचाना. बाकी जो रानी भी होती है, जो क्वीन होती है, वही बच्चे पैदा करती है. तो क्या आप इनको जीवित नहीं कहोगे? इनमें अगर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो क्या ये मृत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये लिविंग है, बट हाँ एक एक्सेप्शन है कि लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते.
Hence reproduction also cannot be all and inclusive डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही कारण से हम रिप्रोडक्शन को किसी भी जीवित प्राणियों का विशेष लक्षण नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्सिंग आर रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा कर सकता, अपनी प्रतिकृति अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता है। इनोदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। जीवन का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है। मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं? उपापचय। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। सभी जीवित प्राणी रसायन से मिलकर बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेज फंक्शंस एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये जो केमिकल्स हैं छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग नाप के हैं, अलग अलग कार्य है सभी का, ठीक है, ये लगातार बनते हैं और किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में ये लगातार बदलते भी रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। दिस कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस का परिवर्तन होता है उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। चाहे एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय प्राणी हो, उनके अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस उपापचयी क्रियाएं एक साथ हमेशा शरीर के अंदर होती रहती हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सभी पौधे, जानवर, कवक, माइक्रोब्स सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का जो योग है, जो एक साथ ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। किसी भी मृत वस्तु में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन प्ले सिस्टम, सेल प्रे सिस्टम। हाँ, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम एक कोशिका के बाहर भी करा सकते हैं। लिविंग प्राणियों में तो सेल के अंदर होती हैं, लेकिन सेल मुक्त सिस्टम में भी आप मेटाबॉलिक रिएक्शन करा सकते हो। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एक जो अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन कराया जाता है विट्रो के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम में, वह न ही लिविंग थिंग होता है, न ही नॉन लिविंग थिंग होता है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but solely living reactions. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of living forms. तो यहाँ भी बात कर सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक विशेष लक्षण है, इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है, बिना किसी एक्सेप्शन के है। जबकि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं विट्रो के अंदर, वे लिविंग थिंग नहीं है बल्कि लिविंग रिएक्शन है, जीवित अभिक्रियाएं हैं, लिविंग वस्तुएं नहीं हैं। इस प्रकार से आप एक चीज़ और जानते हो कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमेशा कोशिका के अंदर होती हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकीय संगठन होता है, वह भी जीवित प्राणियों का एक विशेष लक्षण है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. कदाचित यद्यपि जो सबसे यहाँ पे टेक्निकल जो जटिल लक्षण है सभी जीवित प्राणियों का, वो ये है कि अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर पाना, ठीक है, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया दे पाना। और ये जो अभिक्रियाएँ होंगी जिन्हें हम महसूस करते हैं, स्टिमुलाई जो होंगी वे फिजिकल हो सकती हैं, भौतिक हो सकती हैं, केमिकल रासायनिक हो सकती हैं, बायोलॉजिकल जैविक हो सकती हैं। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, बाहर से आप जो चीज़ें महसूस करते हो, वे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकती हैं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने वातावरण को अपने सेंस ऑर्गन नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा से महसूस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। पौधे जो हैं वे बाहरी कारकों को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गई उसको
वाटर जल हो गया, टेम्परेचर तापमान हो गया, दूसरे प्राणी हो गया, पोल्यूटेंट्स हो गए, पौधे उन्हें महसूस करते हैं, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया भी देते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल क्यूज। सभी जीवित प्राणी, चाहे एक प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स हैं, बहुत जो जटिल हैं, ठीक है, वे भी अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकते हैं और उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। जो फोटो पीरियड होता है, दीप्ति काल होता है, वह सीजनल ब्रीडर्स, चाहे वो पौधे हों या चाहे जानवर, दोनों को ही प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ठंड के मौसम में ही बच्चे देते हैं, बहुत सारे दूसरे मौसम में देते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ठंड में ही फ्लावरिंग करते हैं, बहुत सारे गर्मी के ही मौसम में फ्लावरिंग करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि इन प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, मतलब कितनी लंबा दिन है, कितनी लंबी रात है। जैसे गर्मी के टाइम में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, ठंड में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में फोटो पीरियड की वजह से रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। इट मीन्स हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित प्राणी अपने शरीर में जाने वाले केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं, रोक सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। सभी जीवित प्राणी इसलिए क्या है, अपने आसपास की वातावरण के प्रति सचेत हैं, अवेयर हैं। मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है जो कि खुद के प्रति सचेत है। मनुष्य अपने फायदे के बारे में सोचता है, मनुष्य अपने नुकसान के बारे में सोचता है, मनुष्य अपने फायदे के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा काम कर सकता है। तो मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर स्वचेतना है, अपने बारे में सोचने की क्षमता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ठीक है, वह क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवित प्राणियों का एक विशेष लक्षण है, जो कि केवल जीवित प्राणियों में ही देखने को मिलता है, मृत के अंदर देखने को नहीं मिलता है। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state। अगर हम केवल मनुष्य की बात करें तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और मुश्किल हो जाता है, और इनको जीवित अवस्था को परिभाषित कर पाना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि आपने कोमा में हॉस्पिटल में देखा होगा, कोई मरीज़ मशीन के सिस्टम के साथ पड़ा हुआ है, वो सांस ले रहा है, लेकिन आपको उससे न बात कर सकता है, न उसे महसूस कर पा रहा है कि किस अवस्था में वह है। तो ऐसे पेशेंट को हम ब्रेन डेड कहते हैं, ठीक है। पेशेंट के अंदर कोई भी स्वचेतना वाली सेल्फ कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होता। तो क्या ऐसे पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाते हैं? वे लिविंग है या नॉन लिविंग है? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो समय की बात है, बट लिविंग है, वे लिविंग है। उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस का लेवल नहीं बचा है, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी भी होता है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देते हैं, मशीन्स पे उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी शरीर उसको रिस्पॉन्स करती है। दवाएँ जो केमिकल्स उनके शरीर में जाता है, उसके हिसाब से उनमें परिवर्तन जरूर होता है। तो वे मृत नहीं है, लिविंग है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जो लिविंग फिनोमेना है वह शरीर के अंदर होने वाली ढेर सारी अभिक्रियाओं के कारण होता है। शरीर में ढेर सारी घटनाएं घटित होती हैं, इस वजह से लिविंग फिनोमेना होती है। जैसे कि जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वे उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे क्या है, कोशिकाएँ हैं, वे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और टिश्यूज का जो लक्षण होता है, कोशिका में वैसा कोई लक्षण नहीं होता। कोशिका का लक्षण अलग होता है और टिश्यूज का लक्षण अलग होता है, लेकिन उन कोशिकाओं में एक दूसरे के साथ जब क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो जो लक्षण निकल के आता है वो किसका होता है, टिश्यूज का होता है। मतलब जो टिश्यूज होती हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं और एक ही प्रकार का काम भी करती हैं, एक ही काम को अंजाम देती हैं। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी होती है सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, वह प्रेजेंट नहीं होती है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में। ऑर्गेनेल के मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में उनका खुद का कोई लक्षण नहीं मौजूद है, लेकिन उनकी वजह से सेल के अंदर ढेर सारे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। उनकी वजह से सेल के अंदर ढेर सारे लक्षण आते हैं। सेल जो भी वर्क करती है, सेल जो भी फंक्शन करती है, वह ऑर्गेनेल में होने वाली घटना की वजह से ही होता है। These interactions result in emergent properties at a higher level of organization। और सेल कोशिका के अंदर होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप आप देख पाओगे, जब आप वर्गीकरण करोगे तो वहाँ भी आपको ढेर सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते लक्षण दिखाई देंगे और इसका प्रभाव भी वहाँ पे दिखेगा। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। और इस यह जो घटना है यह सत्य है। आप जब प्राणियों को अलग अलग लेवल पर उनका वर्गीकरण करोगे तो वहाँ भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, समानताएँ और असमानताएँ।
Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-replicating इंटेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं वे क्या हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैं, अपनी जैसी प्रतिक्रिया बनाने वाले हैं, इवॉल्विंग हैं, उद्भव करने वाले, विकास करने वाले हैं, खुद पर नियंत्रण करने वाले क्या हैं, सिस्टम हैं जो कि अपने बाहर होने वाली घटनाओं के प्रति भी सचेत हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। बायोलॉजी जो है पृथ्वी पर जीवित प्राणियों में किस तरीके से उद्भव हुआ, किस तरीके से उनका विकास हुआ, इसकी कहानी है। सभी जीवित प्राणी जो चाहे आज हैं, जो कल थे या जो भविष्य में आएंगे, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, गुणसूत्र है, वह काफ़ी हद तक मिलता है। उनमें विभिन्नता भी काफ़ी होती है, लेकिन समानताएँ भी काफ़ी हद तक हैं। इस वजह से सभी, चाहे जो अतीत में आ चुके हैं, जो आज हैं और जो आने वाले हैं, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें लक्षण समान होते हैं, मिलने जुलने वाले। तो आगे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा कि लिविंग प्राणियों के 5 मेन लक्षण हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। जिसमें कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हम पे भरोसा करिए कि यहाँ पर आपको रेगुलर लेक्चर दिए जाएंगे, प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। वैसे भी नीट का जो पेपर का प्रॉस्पेक्टस है वह NCERT बेस्ड है, NCERT से ही ज़्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें के पास इतनी इकोनॉमिकल व्यवस्था नहीं है, आर्थिक बजट नहीं है कोचिंग में जाके पढ़ने का, तो वो भी अपने घर पे रह करके केवल एक स्मार्टफोन की मदद से पढ़ पाएँ और हमारी मदद ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।